हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो ये वीडियो है इसमें आज हम देखेंगे BHIC 134 यानी कि 134 का यूनिट आज हम 4 ले लेते हैं। यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो यूनिट 1, 2, 3 आप वॉच कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या हमारे ग्रुप के जो आपने ज्वाइन किया होगा तो वहां पे लिंक मिल जाएगा। तो ये जो भारत का इतिहास है 1707 से 1950 तक का है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज है कि ये जो BHIC 134 है ये EHI 05 और EHI 01 से मिलकर बना है, यानी EHI 05 और EHI 01 जो BA के स्टूडेंट है उनके कंटेंट को, उनकी बुक का कुछ चैप्टर इसमें डाल के BHIC 134 बनाया गया है। तो आज जब हम यूनिट 4 पढ़ेंगे तो यूनिट 4 में EHI 05 की यूनिट 13 पर आधारित है, यानी जो BA के स्टूडेंट है EHI 5 जिनका सब्जेक्ट है तो वो अपना यूनिट 13 यानी इकाई 13 देखें जो BHIC 134 का यूनिट 4 है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसे देख लेते हैं कि आज हम यूनिट 4 में क्या पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पे हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, ओके यूनिट 5 है, हम 4 ले लेते हैं, राइट। क्योंकि यूनिट 4 में हम 1857 की क्रांति जो थी 1857 वारिंग हेस्टिंग का जो एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने निकल के आता है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, राइट, ये आ गया। तो यूनिट 4 जो है वो है 1857 तक औपनिवेशिक सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, यानी 1857 तक औपनिवेशिक सत्ता का किस तरह से विस्तार किया गया और सुदृढ़ीकरण यानी उसको किस तरह से मजबूती दी गई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या बन जाता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट तो देखिए सभी कुछ है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के भी हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वारिंग हेस्टिंग्स आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने लॉ जो है कृषि के लिए बहुत सारे जो कानून लेके आए थे, तो वारिंग हेस्टिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हेस्टिंग नीति ही उसको कहते हैं, ठीक है ना, हेस्टिंग्सन नीति इसको बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, और भी बहुत कुछ इसमें है। उपयोगितावादी को भी थोड़ा सा हम देखेंगे, समझेंगे। उपयोगितावादी के अंतर्गत हम भू राजस्व का जो प्रश्न उठता है वो उस चीज को हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर हम प्रस्तावना सबसे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि प्रस्तावना में हम पहले क्या पढ़ चुके हैं वो चीज इसमें बताई जाती है और आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक उद्यम से एक राजनीतिक सत्ता तक परिवर्तन देखा गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ में उसने यहाँ पर राज्य स्थापित कर लिया था, यानी कि उसने एक यहाँ पर अपना एक इस साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ये चीज यहाँ पर देखा गया है, राइट, ठीक है, ओके। इसी समय अपने राजनीतिक जो उसकी महत्वाकांक्षा थी उसने उसको हासिल कर लिया था। किसने? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश जो एम्पायर था उसने यहाँ पे अपनी महत्वाकांक्षा को हासिल किया था। और यूरोपीय उत्पादन और व्यापार का विस्तार, यूरोप में आक्रामक राष्ट्र राज्यों का उदय, यानी 1730 के दशक से भारत में यूरोपीय कंपनियों का विस्तार का एक प्रमुख कारण यहाँ पर रहा है, ठीक है। चलिए, भारत में मुगल सत्ता के पतन के बाद जो है इसके प्रभाव को निश्चित रूप से देखा जाता है। और मुगल का जब पतन हुआ था, मुगल की सत्ता का जब पतन हुआ था उसके बाद से यहाँ पे अंग्रेजी प्रभाव जो है वो देखने में आने लगा और यहाँ पर उनका जो शासन है वो स्थापित हो गया था, ठीक है, ओके। तो भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम किए गए और इन्हीं में से एक था औपनिवेशिक नौकरशाही, ठीक है। और 1860 के दशक से लोगों को उनकी विशेषताओं के अनुसार वर्गीकृत करते हुए जनगणना, सर्वेक्षण, नृवंश, वैज्ञानिक वर्णनों के साथ अनेक काम यहाँ पर किए गए थे। तो सबसे पहले प्रारंभिक छवियां देख लेते हैं। यहाँ पे प्रारंभिक छवि क्या थी? जनरली इसमें वही चीजें देखने को मिलेंगी जो हम अभी पहले के चैप्टर में यूनिट 3 में हम पढ़ के आए, ठीक है ना, कि मतलब उसके पहले क्या हुआ और किस तरह से अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए। कलकत्ता पे उन्होंने क्या किया, कलकत्ता पे उन्होंने अपना व्यापार करने के बहाने से आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर को अपने चंगुल में लिया, उनको शासक बनाया। ये सभी चीजें यहाँ पे थी। और इसके बाद मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया तो अंग्रेजी जो साम्राज्य था वो यहाँ पे उसका विस्तार हो गया, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे हम वारेन हेस्टिंग और भारत संबंधी छवि थोड़ा देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग के बारे में जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो अंग्रेजों के मन में यह धारणा बनी हुई थी कि भारतीयों की अवनति हुई है। ठीक है, और 18वीं शताब्दी की घटनाओं से धारणा और भी पुष्टि हुई और इसी के साथ साथ आरंभिक प्रशासक भारत के अतीत के गौरव की बात करते थे और उनका मानना था कि भारत के प्रशासक को सही ढंग से नियंत्रित करने के लिए भारत और इसके अतीत का पूर्ण ज्ञान जरूरी है। तो ये बात भी बिल्कुल सही थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी की घटना थी, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने इस कार्य को अपेक्षाकृत गंभीरता पूर्वक लिया। जो लोग सिर्फ इस चीज को मानते थे, अब यहाँ पे वारेन हेस्टिंग ने इस चीज को गंभीरता से लिया और वारेन हेस्टिंग इस चीज को जानता था। इस कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ ऐसे प्रशासकों की भी जरूरत थी वारेन हेस्टिंग को, जो अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर उसके साथ दे, उसका साथ दे। ठीक है, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वारेन हेस्टिंग ने कुछ ऐसे संगठनों की स्थापना का भी प्रयास किया था जो भारत के स्वर्णिम अतीत संबंधी ज्ञान की खोज करे और फिर उन लोगों को इस ज्ञान से परिचित कराए जिन्हें इस देश का प्रशासन चलाना है। ठीक है ना, तो किन्हें इस देश का प्रशासन चलाना है? भाई अंग्रेजों को ही तो चलाना था ना, तो अंग्रेजों के ज्ञान को ही तो आगे बढ़ाया जाए ना। लेकिन वारेन हेस्टिंग का मानना था कि इसके साथ साथ में भारत का जो अतीत का ज्ञान है उसको भी आगे लाया जाए। ठीक है, और यह दृष्टिकोण प्राच्यवादियों के दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। तो प्राच्यवादी दृष्टिकोण जो था वो वारेन हेस्टिंग का दृष्टिकोण था। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग के अलावा और लोग भी इसके समर्थक थे। तो यदि प्राच्यवादी से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वारेन हेस्टिंग के बारे में ही उसमें लिखना होगा जो उनका दृष्टिकोण होता है। ठीक है ना, क्या दृष्टिकोण था कि भारत का जो स्वर्णिम एक अतीत था, जो भारत का ज्ञान संबंधी अतीत था, उसकी खोज की जाए, उस ज्ञान से लोगों को परिचित कराया जाए। ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग का था। फिर विलियम जोन्स, अब यहाँ पे एक प्रसिद्ध अंग्रेज न्यायविद विलियम जोन्स ने भारत को नए सिरे से जानना शुरू किया। वो भारत को जानना चाहते थे और वो ब्रिटिश राजनीति के विंग परंपरा का अनुयायी था। जो विलियम जोन्स था वो ब्रिटिश राजनीति को मानने वाला था, उसकी परंपरा को मानने वाला था और उसने अंग्रेजों को भारत की तस्वीर से परिचित कराने का बेड़ा उठाया था कि भारत के लोग कैसे हैं, किस तरह से रहते हैं, उनका अतीत क्या है, ये सभी चीजें, उनका ज्ञान क्या है, उनकी संस्कृति क्या है। उसने बिना एक तरह से उसने कसम खा ली थी कि अंग्रेजों को परिचित कराएगा, अंग्रेजों को बताएगा। और भारत आने पर जोन्स ने महसूस किया कि भारत को जानना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है और उसने अनुभव किया कि उसके लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत है जिसमें मेहनती विद्वानों की आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? विलियम जोन्स ने। और सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? एशिया में रहकर और एशिया से बाहर रहकर दोनों प्रकार से हम महादेश की छिपी वास्तविकता को उजागर करना। तो जोन्स के प्रयासों और वारेन हेस्टिंग के दृष्टिकोण का मेल इस सोसाइटी में हुआ। दोनों जो है मिल गए और सोसाइटी को गवर्नर जनरल का पूरा समर्थन प्राप्त था। और इस सोसाइटी ने भारत के सामाजिक, आर्थिक, भाषाई और राजनीतिक पक्षों की गहराई से अध्ययन किया। और गहराई से अध्ययन तो किया गया, पहले यात्री आते थे, ऊपरी तौर पर भारत को देखकर उनके प्रति एक धारणा बनाकर लौट जाते थे। अध्ययन में यही होता था, आया, देखा और एक अपनी थिंकिंग बना ली कि भारत ऐसा है और लौट के चले गए और कह दिया कि भारत ऐसा है। गहराई से खोज नहीं की गई कि भारत कैसा था। तो सोसाइटी जो एशियाटिक सोसाइटी थी, उन्होंने फारसी और संस्कृत ग्रंथों, पुराणों और कालिदास की रचनाओं को अनुवादित करने का भी काम किया था। और एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यों ने भारतीय समाज और धर्म पर शोध किया और आलेख लिखे थे। उसके परिणाम स्वरूप भारत और उसकी संस्कृति से संपूर्ण यूरोप परिचित हो सका। संपूर्ण यूरोप भारत की संस्कृति से कैसे परिचित हुआ, क्वेश्चन आता है, या प्राच्यवादी से कैसे परिचित हुआ, तो आपको यही आंसर उसमें लिखना होगा। ठीक है, और इनमें जोन्स का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। तो विलियम जोन्स से क्वेश्चन आता है तो आपको यही फिर लिखना होगा। ठीक है, अब हेस्टिंग, जो वारेन हेस्टिंग थे, उनकी नीति क्या थी, अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यवहार में उनकी क्या नीति थी? साथ तो थे, लेकिन साथ में जब काम करते करते सभी की नीति, सभी की सोच अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो हेस्टिंग ने कुछ व्यवहारिक कारणों से एशियाटिक सोसाइटी को प्रोत्साहन दिया था।
ठीक है। और इस समय तक उसने क्लाइव की द्वैध नीति को छोड़ने का मन बना लिया था। जो क्लाइव ने द्वैध नीति बनाई थी और वह चाहता था कि बंगाल की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले ले, पर भारत में अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी तौर तरीके लागू करने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि जो अंग्रेज यहाँ आते थे वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जो है शिक्षा प्रणाली जो है वो अंग्रेजी में की जाए, यानी कि जो शिक्षा यहाँ पे एजुकेशन जो है वो अंग्रेजी में दी जाए। लेकिन भारतीय इस चीज को मानने के पक्ष में नहीं थे। भारतीयों का मानना था, खासतौर पे महात्मा गांधी इसके फेवर में नहीं थे। वो कहते थे कि यहाँ पे शिक्षा भारतीय संस्कृत के आधार पे दी जाए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी जो है लैंग्वेज का माध्यम है, एक मीडियम है, तो वो बनाया जाए, संस्कृत ही साथ साथ में पढ़ाई जाए। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं मानते थे। और यहाँ पे जो हेस्टिंग है उनका विचार था, उनका मानना था कि विजितों पर उनके तरीकों से शासन किया जाए। और उनके अनुभव किया कि उन्होंने कि ब्रिटिश शासन के तीव्र विकास के कारण कुछ पूर्वाग्रह उभर कर सामने आए, उनके विचार में प्रकृति पर लोग लगानी चाहिए। यानी कि उनका मानना था कि यहाँ पे यदि हमें शासन करना है तो यहाँ के लोगों के हिसाब से हमें शासन करना होगा। और इस देश के जो आचार और रीति रिवाज हैं उनका गहराई से छानबीन और भारतीय साहित्य और कानून के व्यापक विश्लेषण की जरूरत थी। हेस्टिंग को ऐसा लगता था कि यहाँ के लोगों की संस्कृति को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीजों को जानने की जरूरत थी। और इसीलिए उन्होंने एक कानूनों की, यानी कि धार्मिक रीति रिवाज थे, उन्होंने एक कानूनों की सूची तैयार की जिसे जेंटू लॉ के नाम से जाना गया था। इस सूची को तैयार करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जनता की, जो देश की जनता, भारत की जनता है, उससे मेल मिलाप या प्राप्त उपलब्धि को स्थिर प्रदान करने की प्रक्रिया को समझना था। ठीक है, तो वारेंग हेस्टिंग की नीति थी। तो क्वेश्चन वारेंग हेस्टिंग से आता है, उसकी नीति से आता है, तो आपको यही आंसर लिखना होगा। ठीक है, ओके। संस्थानीकरण का मतलब यहाँ पे मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ पर अब ये शिक्षा से हो गया, शिक्षा से जुड़ गया था। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम पे पढ़ाई की जाए, लेकिन जो वारेंग हेस्टिंग है और अदर जो लोग थे, जो इंडियन थे, जो भारतीय थे, वो चाहते थे कि नहीं, यहाँ की पढ़ाई यहाँ के उससे की जाए, क्योंकि यहाँ की जो भारतीय भाषाएं थी, ठीक है ना, छात्रों को विशेष रूप से भारतीय भाषाओं में जानकारी दी जाती थी फोर्ट विलियम कॉलेज में, और वो भविष्य में प्रशासक का पद संभालें, देसी भाषाओं और बोलियों से परिचित रहे और भारत के अतीत को सटीक ढंग से समझ सके। जैसे फारसी भाषा यहाँ पे भी बोली जाती थी, क्योंकि जब मुगल आए थे तो अरबी और फारसी भाषा को लेकर के आए थे, तो यहाँ फारसी भाषा चलती थी। और इसीलिए भारतीय राज्यों में बहुत जगह कामकाज के रूप में फारसी भाषा यहाँ पे यूज की जाती थी। ठीक है ना, और भारत के अतीत को जानने की ललक और ब्रिटिश प्रशासन की जरूरतें एक दूसरे में घुल मिल गई थी। तो भारत को समझने, और जब वो भारत को समझेंगे, भारत के लोगों को समझेंगे, तभी वो यहाँ राज कर पाएंगे। और यही जो जरूरतें थी एक दूसरे के सामने, मतलब एक दूसरे को पास में लेके आएगी, इसे भारत को और ब्रिटिश प्रशासक को। ठीक है, ओके। अब इसमें वारेंग हेस्टिंग के अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। आपके यहाँ पे देखिए विलियम जोन्स के बारे में आ गया, तो वो आपको लिखना होगा। वारेंग हेस्टिंग के भारत के अतीत का अध्ययन क्यों करना चाहता था, तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वारेंग हेस्टिंग के बारे में, ठीक है ना, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना, संरक्षण और मुनरो, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं लगता है, लेकिन वारेंग हेस्टिंग मुझे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगता है और इससे क्वेश्चन भी आता है। उपयोगितावादी जरूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी करने के लिए आ सकता है। ठीक है ना, तो उपयोगितावादी जो है उदारवादियों के शिक्षा संबंधी उद्देश्य, मसलन भारत को सभ्य बनाना और उसका सुधार करने से बिल्कुल सहमत नहीं थे। जो उपयोगितावादी एक क्या है, एक ग्रुप एक संगठन बना हुआ था, और उदारवादी भी एक संगठन बना हुआ था। तो उपयोगितावादी जो है उदारवादियों की शिक्षा संबंधी उद्देश्य थे। उदारवादियों के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे, जैसे कि भारत को सभ्य बनाना, उनका सुधार करना, इन चीजों से उपयोगितावादी सहमत नहीं थे। उपयोगितावादियों का उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था कि कानून और भूमि संबंधी नियमों को इस तरह से बदला जाए कि बाजार निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो जाए। तो वो बल्कि शिक्षा में सुधार नहीं चाहते थे, भारत में की सभ्यता में, समाज में सुधार नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि कानून और भूमि के संबंधों में बदलाव किए जाए, जिससे बाजार का रास्ता, यानी विनिमय का रास्ता खुल जाए, व्यापार का रास्ता खुल जाए। और उनका विश्वास था कि प्रसिद्ध दार्शनिक जेमी बेथम के निर्देशन में एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यह कानून और भूमि संबंधी नियमों का ऐसा समाधान प्रस्तुत कर सकता है, ये जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम ही सिद्धांत का पालन किया जा सके, ये उपयोगितावादियों का मानना था। तो इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा
रखिएगा। क्यों रखिएगा? क्योंकि टिप्पणी करने की जा सकता है, इतना बड़ा नहीं है ये किससे क्वेश्चन पूछा जा सके, लेकिन टिप्पणी पूछी जा सकती है। ओके, अब यहाँ पे कानून का भी प्रश्न थोड़ा उठता है। कानून क्या था? जो उपयोगितावादी थे उनके विचारों में भारत के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण के निर्माण पर मूलभूत प्रभाव पड़ा था, क्योंकि बेंटिंक ने कानून को परिवर्तित करने का एक माध्यम बनाया था। बेंटिंक का ये मानना था, विलियम बेंटिंक जो थे, कि जैसे भारत में पहले सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय ने इसको रुकवाया। बालिका हत्या होती थी, बालिका होती तो जन्म लिए पता चला बालिका है यानी कि लड़की है तो उसको मार दिया जाता था, गर्म पानी खोलते पानी में डाल दिया जाता था। कुछ कुरूप प्रथाएं थी जो हमारे भारत में मौजूद थी। ठीक है, तो यहाँ पे जेम्स मिल के ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कार्यालय में पदस्थ होने के लिए उपयोगितावादियों ने प्राच्यवादियों कॉर्नवालिस और मुनरो की विरासत पर नपातुला आघात किया। यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो बेंटिंक थे वो कानून को लाना चाहते थे, कानून के माध्यम से राजनीतिक सुधार वो करना चाहते थे, कानून के माध्यम से वो भारत में हर एक चीज को काबू में करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने कानून और कई दंड संहिताएं बनाई थी। ठीक है, और एक ऐसी व्यवस्था कायम की गई जो निचले स्तर तक जाकर लोगों को प्रभावित कर सके। हम ये कह सकते हैं कि डर की भावनाएं उत्पन्न करना चाहते थे, क्योंकि भारत में ला तब था नहीं, कानून नाम की कोई चीज थी नहीं। तो वो जिस तरह से इंग्लैंड में ब्रिटेन में कानून था उस तरह से एक कानून वो भारत में भी भारत के लोगों के लिए बनाना चाहते थे। ठीक है, सती के प्रश्न पर बेंटिंक था, सती के प्रश्न पर भी विलियम बेंटिंक के काल में इसको रोका गया था, कानून लाया गया था। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, सती प्रथा का रोकना। ठीक है, सती प्रथा क्या होता था? जब पति मर जाता था तो पति के साथ ही साथ में उसकी पत्नी को भी जिंदा चिता में उसके साथ जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। बोलते थे कि पति मर गया है तो इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, तो उसकी पत्नी को जिंदा चिता में जला दिया जाता था, जीवित। तो इसको रोका गया था, विलियम बेंटिंक ने ही रोका था। 1827 या 29 की बात थी, आई थिंक, या राइट, इसमें ईयर तो नहीं दिया है, तो 1827 से 29 की बात है। तो ये सती प्रथा पर रोक जो है विलियम बेंटिंक ने भी लगाई थी। ठीक है ना, तो इस यूनिट में इंपॉर्टेंट आपका वॉरेन हेस्टिंग है, थोड़ा सा विलियम बेंटिंक का उपयोगितावादी, दो चीजें देख लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। ठीक है, तो ये आज के यूनिट यहीं पे 4 हम फिनिश करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ले रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। लास्ट में हम आपके लिए इसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर 82 134 का तो नहीं मिलेगा, इसका पेपर हुआ नहीं है, लेकिन हम आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर इसका लेके आएंगे, ये HI 5 HI 1, जिससे आपके मिलाकर के ये 82 134 कंप्लीट किया गया है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा आप, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक कहाँ मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यूनिट 5 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। 1857 का विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर, टेक केयर, बाय।